कक्षा 11 के अंदर आरोह पुस्तक में आज हम कविता का अध्ययन करेंगे। वे आंखें, सुमित्रानंदन पंत की प्रगतिशील दौर की यहाँ एक कविता है जो मानवतावादी दृष्टिकोण को लेकर लिखी गई है। हालांकि सुमित्रानंदन पंत है वो प्रकृति चित्रण का जो वर्णन है वह बखूबी अपनी कविताओं में करते हैं या उसी के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कविताओं के अंदर प्रत्येक दौर के अनुसार कविताओं का चित्रण किया था। जिसी का एक उदाहरण है छायावाद के बाद या छायावाद के बाद जो प्रगतिवाद आया, उस प्रगतिवाद के अंदर उन्होंने कुछ कविताएं लिखी थी जिसका एक प्रमाण हमारे सामने है वे आंखें। वे आंखें कविता बिंबात्मक रूप में यानी चित्र भाषा के अंदर तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी के अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा, भाषा और कुछ अलंकारिक वर्णन भी आएगा तो वो जैसे जैसे जहाँ पर आएगा वो आपको हम बताते जाएंगे। तो खड़ी बोली हिंदी के अंदर और तत्सम प्रधान और बिंबात्मक शैली के अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं या चित्र भाषा के अंदर इसको पढ़ने वाले हैं, जिसमें किसान का वर्णन किया गया है। ये ध्यान में रखिएगा। देखिए, मूल भाव ध्यान में नहीं रहता है तो कई बार जो कविता होती है वहाँ समझ में भी फिर नहीं आती है। तो किसान को यहाँ चित्र भाषा यानी बिंब भाषा के अंदर प्रस्तुत किया गया है। तो आज हम ये काव्यांश का जो पहला भाग है 8 पंक्तियाँ, इनके भाव को हम समझने का प्रयास करते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वहाँ स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ इसे मझधार आज कगा संसार कगार सुदर्शपह किसका। कवि पंत ने भारतीय किसान की जो दयनीय दशा है, दारुण यानी भयंकर जो दशा है, उसका चित्रण इस कविता के अंदर किया है। कवि कहता है कि उस किसान की जो स्थिति है अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा का मतलब है गुफा, गुहा का मतलब है गुफा, सरीखी का मतलब है समान, गुहा का मतलब है गुफा, अंधकार की गुहा सरीखी। अब ये देखिए, ये पंक्ति किस के वर्णन में की गई है, कहाँ की गई है, वो हमें ध्यान रखना है, किस बारे में कही गई है। एक एक पंक्ति को ध्यान देना पड़ेगा। अंधकार की गुहा सरीखी, उस किसान की अंधकार से भरी गुफा जैसी उन आँखों को देखकर कवि कहता है, उन आँखों से डरता है मन, कि उन आँखों को देखकर कवि कहता है कि मेरा मन है वो डरने लगता है। उस किसान की ऐसी स्थिति को देखकर, उसकी आँखें हैं वो बिल्कुल ही अंदर जा चुकी है और एक अंधकार गुफा के जैसी दिखाई दे रही है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। नीरव, नीरव का मतलब होता है मौन, नीरव का अर्थ होता है मौन। रोदन, रोदन, रोदन का अर्थ रोना। कगार, कगार का अर्थ है किनारा, कगार का अर्थ है किनारा। भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण भयंकर, भयानक। उन आँखों की गहराई में दूर तक भयानक दीनता और दुख का मौन रोदन भरा रहता है। भरा दूर तक उनमें दारुण भयंकर दैन्य दुख, दैन्य, दैन्य का मतलब दीनता, कि उन आँखों के अंदर गहराई से भयानक दीनता भरी हुई है, गरीबी भरी हुई है और दुख का मौन रोदन, दैन्य दुख का नीरव रोदन, मतलब मौन जो रोदन है, मौन जो रोना है वो चुपचाप उसकी आंखों में दिखाई दे रहा है। आगे कवि कहता है, वहाँ स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह किसका।
कहने का भाव यह है कि उस शोषण, उत्पीड़न और निराशा से ग्रस्त उसकी जो आंखें हैं वो दिन प्रतिदिन रोती रहती है, क्योंकि उसे निराशा भी है। संसार से जो उसे आशा प्राप्त होनी चाहिए थी वहाँ उसे प्राप्त नहीं हुई है। जो उसे प्रेम मिलना चाहिए था वहाँ नहीं मिला है। जमींदार के द्वारा उसका शोषण किया जा रहा है, उसे दुख मिल रहा है। कवि किसान की कहानी का आरंभ करता हुआ कहता है कि वहाँ स्वाधीन किसान रहा, वहाँ स्वाधीन कि वहाँ अपने खेतों का खुद एक मालिक रहा था। एक आज़ाद किसान की भांति वहाँ रहता था, अपना जीवन बिताता था। एक कहानी के जैसे कवि बता रहा है। अभिमान भरा आँखों में उसके खेत खुद के अपने थे। वो जब लहराते हुए खेतों को देखता था तो उसे अपने उस लहराते हुए खेतों को देखकर अभिमान होता था कि वहाँ उस खेत का स्वयं मालिक है। ऐसा छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश ब किसका। परंतु आज संसार उसे विपत्तियों की मझधार में छोड़कर, उसे डूबता हुआ छोड़कर उससे दूर हट गया है। मझधार में डूबे व्यक्ति के पास तक नहीं भटकता है। ऐसा एक स्थिति आती है कि जब कोई मझधार में डूबता है तो डूबते हुए को छोड़कर कगार, नदी का जो ऊंचा किनारा होता है, उस कगार पर डूबे रहे व्यक्ति के पास कोई भटकता नहीं है, सदैव उससे दूर रहते हैं, कहीं हम भी उसके मझधार के अंदर फंस न जावे। कहने का भाव यह है कि दुख और कष्टों से घिरे हुए किसान की सहायता अब कोई नहीं कर रहा है। तो ये 2 पंक्तियों में तो उसकी एक कहानी के रूप में बताया है, और ये 2 पंक्तियों के अंदर वापस से यह स्थिति का एक बखान किया है कि किस प्रकार से डूबता हुआ छोड़कर संसार उससे धीरे धीरे हटता हुआ जा रहा है। उसका शोषण, उसका दुख दिखाई नहीं दे रहा है। कवि यह बतलाना चाहता है कि कवि किसान जो है वहाँ स्वाधीन हुआ करता था, उसका जीवन भी प्रसन्नता के सम्मुख था, लेकिन वर्तमान में खेतों का मालिक होते हुए भी उसे निराशा का सामना करना पड़ रहा है। अगली पंक्तियां देखिए। लहराते हुए खेत दृगों में, दृग का मतलब है नेत्र, ये सब तत्सम शब्द है, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया है तत्सम शब्दों का तत्सम प्रदान खड़ी बोली हम पढ़ रहे हैं। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वहां अब जिनसे, हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तिन में। दृग का मतलब है आंखों में, नेत्र में। 4 पंक्तियों का हम भावार्थ समझेंगे। कवि कहता है कि किसान की आंखों में अब भी उसके लहराते हुए खेत दिखते रहते हैं, जो जमींदार ने उससे क्या कर दिए थे, छीन लिए थे, साहूकार ने उससे छीन लिए थे। हुआ बेदखल अब जिनसे, अब वो उनसे बेदखल हो गया है। जमींदार ने लगान न दे पाने के चक्कर में वो सारे के सारे जो खेत है वो कानूनी तौर पर अपनी ओर ले लिए हैं और वहाँ बेदखल हो गया है। इसीलिए बेदखल शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, क्योंकि जमींदार ने कानूनी तौर पर उन पर कब्जा कर लिया है, कर न चुका पाने के कारण या कोई उधार चुका न पाने के कारण। हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तिन से, ऐसे ही उसके वे खेत उससे छीन लिए गए जिनमें हरे उगे तिनकों की हरियाली में लहराते हरे भरे जो खेत थे उनमें हरियाली रूप उसका जो जीवन था वो खिलखिलाता रहता था। आज वो खेत हरियाली, उसके जीवन की जो प्रसन्नता है, एक एक तिनके के अंदर जो दिखाई देती थी, आज वो सब कुछ क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। देखिए किसान की स्थिति हम कई सारी हम हिंदी फिल्में भी देखते हैं, तो हिंदी पुरानी फिल्मों के अंदर और ऐसी ये कहानियाँ बहुत बताई गई है कि किस प्रकार से जो जमींदार होते हैं वो उनके पास में मनमाना कर वसूल करते हैं जमींदार। वो लाइक बेचारे किसान खेती के लिए, बीजों के लिए और कुछ के लिए उनसे जमींदार से उधार लेते हैं। जब वे चुका नहीं पाते हैं तो वे जमींदार होते हैं वो उनसे खेत हड़प लेते हैं। ऐसी सब स्थितियाँ हम देखते हैं। तो कुछ इसी प्रकार की
स्थितियों का यहाँ वर्णन हम पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या स्थिति रहती है। आँखों में ही घुमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कारकुन, कारकुन का अर्थ है जमींदार, जमींदारों के शिष्य या जो जमींदारों के जो नौकर होते थे उनको कहा गया है कारकुन। आँख का तारा मुहावरा है, आँखों का तारा यानी बहुत प्यारा होना, ठीक है ना, ये हमारे लिए क्या है, मुहावरा। आँख का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। आँखों में ही घुमा करता वहाँ उसकी आँखों का तारा। आगे कवि उसकी कहानी को बता रहा है और बताते हुए कहता है कि किसान पर जमींदार और महाजनों के ऐसे ऐसे अत्याचार किए गए जिसका मैं बखान भी शायद नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी कवि उन अत्याचारों का बखान करता हुआ कहता है आगे कि उस किसान की उन आँखों में आँख का जो त्यारा था, अर्थात जो उसका जो प्यारा बेटा था वो हमेशा घूमता रहता है, अब वह है नहीं। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, हमेशा उसकी जो छवि है वह उसकी आंखों के सामने रहती है। भरी जवानी में ही जमींदार और साहूकारों ने उसे लाठियों से मार मार कर और पूर्ण रूप से मूर्छित कर दिया या मार दिया है। खेत से बेदखल होने का विरोध करने पर लोगों ने उसके इकलौते बेटे को मार दिया। जब किसान को बेदखल किया गया तो उसके बेटे को जमींदारों ने, कारकुनों ने लाठियों से पीट पीट कर और घायल कर मार दिया है। वह किसान निराशा की स्थिति में अब यही सोचता रहता है, अपने बेटे की जो छवि है वह उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में हमेशा रहती है। तो ये कुछ पंक्तियां हैं जो हमने इस पहले भाग के अंदर पढ़ी है, ठीक है। किसान की आंखें किस प्रकार हो गई है, बहुत भयंकर हो गई है, गुफा के समान दिखाई दे रही है, ठीक है ना। दारुण दुख दैन्य, ये हमारे सामने पंक्ति है, दारुण दुख दैन्य। द की वर्ण की आवर्ती से अनुप्रास अलंकार है इसके अंदर, ये ध्यान में रखिएगा, अनुप्रास अलंकार। खड़ी बोली हिंदी भाषा है। अंधकार की गुहा, अंधकार की गुहा के अंदर उपमा अलंकार है, तो उपमा और अनुप्रास दो अलंकारों का और यहाँ मुहावरे का प्रयोग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर भाषा सौंदर्य के अंदर में जब लिखना होगा हमारा प्रश्न, दो प्रकार के मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया है। इस पैटर्न में एनसीईआरटी में हमें दो तरह के प्रश्न करने हैं, एक करना है अर्थगण प्रश्न और एक करना है भाषा सौंदर्य प्रश्न। दो तरह के प्रश्न हमें परीक्षा में हमारे पूछे जाएंगे, तो उस और एक व्याख्या, तो उस प्रकार से पैटर्न से ही इन प्रश्नों को हमको करना है। तो एक बार इस कविता को वापस से एक बार 2-3 बार सुनिएगा वीडियो को, ताकि इसका भाव जो है अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाए, ठीक है। अब चलिए हम जो पढ़ा है उससे संबंधित अगर कुछ प्रश्न आ जाते हैं तो उनकी तरफ नज़र डालते हैं। ये हमारे सामने अभ्यास प्रश्न है कविता के साथ। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। एक प्रश्न यह है, उन आँखों में किसकी ओर संकेत किया गया है, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। ये सब इसी पंक्ति से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न है हमारे सामने इस प्रकार से। तो ये प्रश्न आपको सभी करने हैं। पहला जो ये है ये आपको क ख ग घ और ड यहाँ तक करना है। ये इस तरह से एक ही काव्यांश से संबंधित दो प्रश्न हो गए हैं, ठीक है। उन आँखों से मतलब है किसान की आंखें। कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है, क्योंकि उस आँखों में घोर निराशा भरी हुई है और दुख भरा हुआ है। इस प्रकार से हम उत्तर देना है हमें। तो ये ड़ तक हमें प्रश्न गृह कार्य के अंदर करने हैं, ये गृह कार्य है, ठीक है। अगले हम वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर इसकी जो यहाँ का भाग है इस भाग को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से उस जो हमारे काव्यांश रहता है उसको हम आगे खड़ी बोली हिंदी के अंदर और भी पढ़ेंगे कि किसान की जो पारिवारिक स्थिति है वो किस प्रकार की रहती है और उसे और जीवन में किस प्रकार के दुख झेलने पड़े। वे आंखें
क्या कहती है?